नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। ये बीजेपी सरकार का नया अवतार है। प्रोग्रेस पंचायत का नाम आपने सुना होगा, जो देश भर में की जाएंगी और इस तरह की 100 पंचायतें करने का अभी ऐलान हुआ है। मुसलमान किस हालात में हैं, अल्पसंख्यक समुदाय किस हालात में है और उसमें सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है, ये जानने के लिए ये प्रोग्रेस पंचायत की जानी है। तो मोदी सरकार मुसलमानों का दिल जीतने के लिए अब एक ठोस कदम उठाने जा रही। केंद्र सरकार कल से देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम पंचायतें लगाएगी। इस पंचायत का मकसद मुसलमानों से सीधे जुड़ना, उनसे बातें करना, उनसे यह समझना कि उनकी मुश्किलें क्या है, उनकी परेशानियां क्या है और उनकी सलाह के बाद उसे निपटाया जाएगा। मुसलमानों में इस सरकार को लेकर जो आम सोच है, उसे बदलने और उन्हें रिझाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मोदी सरकार 29 सितंबर से देश के मुख्तलिफ मुस्लिम बहुल हिस्सों में पंचायत लगाएगी। अगले 3 से 4 महीनों में मुस्लिम आबादी वाली जगहों पर ऐसी 100 पंचायतें लगाई जाएंगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी खुद इन पंचायतों में मौजूद रहेंगे। नकवी के अलावा बीजेपी के नेता, राज्यों के मंत्री और केंद्र और राज्य के नौकरशाह भी पंचायत का हिस्सा होंगे। हमारा एजेंडा एक है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे और ये बात सही है कि अल्पसंख्यक समाज में, विशेष तौर से मुस्लिम समाज में बहुत बड़े तादाद में लोग प्रगति की मुख्यधारा से अलग हैं, गरीबी की रेखा में नीचे रह रहे हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ये राजधर्म है। पंचायत करने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि मुस्लिम इलाकों का विकास हो और मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। दावा ये है कि सरकार और पार्टी के नुमाइंदे सीधे तौर पर मुसलमानों की समस्या सुनेंगे, उनकी राय जानेंगे और उस हिसाब से वही के वही उसका हल निकालेंगे। कांग्रेस सरकार की इस पहल को खालिस सियासी चोंचलेबाजी बता रही है। जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाते थे वो झूठा था और महज एक जुमला था। और आज जो ये बात कही गई है कि उनका माइनॉरिटीज का विकास करने के लिए पंचायत बुलाई जाएगी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि ठोस काम करने के लिए पंचायत की जरूरत नहीं होती है। आपके पास सरकार है, कुछ काम करके दिखा दीजिए। मुसलमानों के प्रति अचानक जगे इस अनुराग के पीछे प्रधानमंत्री का वो बयान माना जा रहा है जो उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केरल के कोझिकोड में दिया था। मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय के हवाले से मुसलमानों का परिष्कार करने की बात कही थी। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। मुस्लिम पंचायत का आगाज हरियाणा के मेवात से हो रहा है। मेवात वही शहर है जहां कुछ दिन पहले बिरयानी के सैंपल में बीफ पाए जाने की बात कही गई थी और पुलिस ने कुछ लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया था। दिल्ली से राघवेंद्र द्विवेदी के साथ टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया कि मुसलमानों को वोट बैंक की मंडी का माल ना समझा जाए, उन्हें उनसे घृणा नहीं की जाए, उनको गले लगाया जाए, उसके बाद यह फैसला आया है कि प्रोग्रेस पंचायतें अब लगाई जाएंगी देश भर के अलग अलग हिस्सों में और उसके जरिए मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें जाना जाएगा और फिर उसके निपटारे की शुरुआत होगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह इस वक्त मौजूद हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा साहब हमारे साथ कुछ ही वक्त में होंगे और अतहर हुसैन देहलवी साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। वो मुस्लिम स्कॉलर हैं, हम उनसे भी समझेंगे कि इस पहल को वो कैसे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अनिला जी, शुरुआत आपसे। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो प्रोग्रेस पंचायत है, ये कल से इसकी शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी खबर है ये। और मुसलमानों जो एक परसेप्शन है कि मुसलमान बीजेपी से दूर रहता है और बीजेपी मुसलमानों से शायद उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाती, उस एतबार से एक अच्छा कदम और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जरा इसका मैकेनिज्म बताइए, अगर आप जान रही हैं कि किस तरीके से फंक्शनिंग होगी, जब लोग अपनी परेशानियां बताएंगे तो उसके बाद कैसे उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा और कितना वक्त उसके लिए लिया जाएगा, कुछ इसका मैकेनिज्म तैयार हुआ है, कुछ इसका ब्लूप्रिंट आपको इसकी जानकारी है? देखिए हुसैन, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जिनका काम ही ये रहा है कि इस प्रकार की अफवाहें फैलाएं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनिला जी, ये सवाल नहीं था मेरा। अनिला जी माफ कीजिएगा, वक्त देखिए कम रहेगा। धर्म के आधार पे राजनीति में वही आपको बता रही हूँ। पॉइंट पे आइए आप। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगी पॉजिटिव स्टेप है, पॉजिटिव ये तो मैंने भी कहा एनडीए सरकार का कि वो इस प्रकार की पंचायत करेंगे।
और जिसमें कि नहीं 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसकी जो परेशानी हो रही है वो नोट डाउन हो रही है, जो हमारी स्कीम्स हैं, सरकार की स्कीम्स हैं, वो उनके पास उसका वो फायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। सीधे सीधे बात हो रही है, सीधे संवाद हो रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और ये मैं ये कहूं कि मुस्लिम कौम, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच से ये कहा है कि मुस्लिम कौम को हमेशा वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का नारा ये रहा है सबका साथ सबका विकास। और जब हम सबका साथ की बात करते हैं तो यहाँ पर चाहे माइनॉरिटीज हो और या वो कौम जो माइनॉरिटीज में नहीं आती है वो हो, हमें जब सबका ही विकास करना है। ये बयान हम मुख्तार अब्बास नकवी साहब का सुन चुके हैं। इतने वर्षों में पीछे कर दी गई है, उसको आगे करने के लिए थोड़ा तो एफर्ट डालना होगा ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अनिल जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा लौटकर। हमारे साथ आलोक शर्मा साहब भी हैं। आलोक शर्मा साहब, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं कि अगर हम इस मुल्क को एक जिस्म मान लें और उस जिस्म का एक तकरीबन 18 से 20% का हिस्सा अगर खराब है या उसको कोई परेशानी है, उसमें बीमारी है, तो वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। उस दिशा में प्रोग्रेस पंचायत के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और उनकी सरकार का विजन जो है, उसके लिहाज से एक अच्छा कदम आप भी इसको मानेंगे। लेकिन उस वक्त में जब तमाम आंकड़े ये बता रहे हैं कि परेशानियां कहां हैं, किस किस तरह की हैं, आईएएस में और देश की तमाम सरकारी नौकरियों में आईएएस में सिर्फ 3% हैं। ये उस वक्त के आंकड़े बता रहा हूं जब सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट अपनी दी थी 2007 में। विदेश सेवा में सिर्फ 1.8% हैं। रेलवेज में 15 लाख कर्मचारी, वहां सिर्फ 4.5% मुसलमानों की भागीदारी है। आम नौकरियों में 5%। ऐसे ही तमाम आंकड़े जो हैं वो परेशान करने वाले हैं। ऐसी सूरत में जब सारी चीजें सामने हैं तो प्रोग्रेस पंचायत के जरिए क्या ऐसी जानकारियां और इकट्ठा करने की सरकार की कोशिश है, और क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि इससे क्या निकल के आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहिए था कि क्या मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म उन्होंने शायद बताया नहीं। उनको नहीं जानकारी रही होगी। मैंने सवाल यही किया था उनसे। नहीं, जानकारी तो तभी होगी ना सब, जब कहीं पर कुछ होगा तो मैकेनिज्म होगा तभी तो जानकारी होगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार मेवात क्षेत्र से कल वहां पर जो नौटंकी ड्रामा शुरू कर रही है, मेवात तो आप ही के पास है, राजस्थान का मेवात भी आपके पास है और हरियाणा का मेवात भी आपके साथ है। पिछले 2.5 साल में आपने कौन सा मेवात के लिए काम किया है? मेवात एरिया डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसका फंड 2 साल से रिलीज नहीं हुआ है। मोदी साहब ने कोजीखेड़ा जाके भाषण दे दिया, यहाँ पर इनके जितने लोग थे नीचे वाले वो एक्टिवेट हो गए। कल जाके सुनेंगे, मीडिया वालों को परेशान करेंगे, वो भी वैन लगेंगी मेवात में, और उसके बाद टाइम फिर हम कह रहे हैं आप श्रीनगर को संभालिए ना, श्रीनगर से पहली पंचायत शुरू कीजिए। अच्छा लगेगा पूरे देश को कि हाँ कहीं पर शांति के लिए, अमन बहाली के लिए काम कर रहे हैं। और अगर कल की पंचायत से आईएएस की संख्या बढ़ जाए तो हम उसका स्वागत करेंगे पूरी तरह से। आप 2.5 साल में अपने जितने लोग हैं, चाहे वो साक्षी महाराज रहे हों, चाहे योगी आदित्यनाथ रहे हों, उस पे नहीं आते आलोक जी। मतलब आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं आलोक जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि साहब आप उनको ही नहीं रोक पाए बोलने से। आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जो स्कॉलरशिप का फंड था वो आपने घटा दिया। आपने किस तरह से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को बिल्कुल नजरअंदाज करके साइड में रख दिया। आप कौन सी बात कर रहे हैं विकास की? अब मुख्तार अब्बास नकवी साहब काव्य शास्त्र पढ़ा रहे हैं, वह से विकास, वह से विश्वास। अरे भाई, विश्वास तो तभी जीतेंगे जब आप इन लोगों को चुप कराएंगे। कोई रामजादा और पता नहीं कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। मोदी साहब का क्या विजन रहा है कि अगर गाड़ी के सामने कोई पिल्ला आ जाए। ठीक है आलोक जी, क्रिटिसाइज करना आपका हक है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन इंतजार करते हैं कि अगर एक कदम उठाया जा रहा है तो उससे कुछ पॉजिटिव निकल करके सामने आए, इसके लिए भी इंतजार हम कर सकते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये कदम उठाया जा रहा है? फंड कहाँ से आएगा? समस्याएं दूर कौन करेगा? ये कहाँ होंगी पंचायत? किसी का भी तो कोई रोड मैप नहीं है। केवल बड़बोले प्रवक्ता अपना भाषण दे रहे हैं, साहब हम वहां जाएंगे, पंचायत करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। क्या यूपी का चुनाव लड़ना है आपको? अरे भाई, किस तरह के आप जो कदम उठा रहे हैं आज तक, उनसे धार्मिक सौहार्द 2.5 साल में कितनी बुरी तरह से बिगड़ गया है, बिल्कुल तार हो गया है। पहले उसको जमाइए आप। समाज में अगर शांति नहीं होगी तो। ठीक है आलोक जी, थोड़ा वक्त कम है इसलिए हम लोग जरा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त मौजूद हैं, अतहर हुसैन देहलवी साहब। अतहर साहब, इस वक्त मौजूदा संसद में 23 MP हैं और यह आंकड़ा लगातार घटा है। ये अपने आप में परेशान करने वाला है। स्कॉलरशिप की बात आलोक जी कर रहे थे, उसके भी आंकड़े मेरे पास हैं कि किस तरीके से 2014-15 में जब सरकार मौजूद आई है तो ठीक आधी करीब कर दी गई स्कॉलरशिप की जो रकम है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये जो एलोकेटेड बजट जो होता है उसका एक बड़ा हिस्सा तो खर्च ही नहीं किया जाता।
आप इस कदम को जो अभी मौजूदा सरकार ने लिया है, प्रोग्रेस पंचायत का, पहली नजर में आप इसे कैसे देख रहे हैं और इसके कितने रिजल्ट आप आ पाएंगे इसके पॉजिटिव अल्पसंख्यकों के लिहाज से और खासतौर से मुसलमानों के लिहाज से, वो आपको कैसे दिखते हैं? देखिए हुसैन, पहली चीज़ तो है कि संवैधानिक और जो प्रक्रिया होती है, जाहिर बात है प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा और मंत्रालय जो कुछ करेगा उस पर हमको आपत्ति करने का तो कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, एक सरकार कर रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नहीं, पहले अपनी बात बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है। मैं समझता हूँ नहीं, पहली चीज़ तो लगेगा कब, अभी तक तो यही बताएगा कि एजेंडा क्या है। आप जाके खाली समीक्षा करें, किस चीज़ की समीक्षा करेंगे? आप अपने 2.5 वर्षों की समीक्षा करेंगे या 70 वर्षों की समीक्षा करेंगे? आप गुजरात की समीक्षा करेंगे या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जहाँ जहाँ आपकी सरकारें थीं, जहाँ लगातार मुस्लिम जो यानी जिसको कहते हैं नौकरियों की जो तादाद थी वो लगातार घटी है, आप ये समीक्षा करना चाहेंगे? आप ये बताना चाहेंगे लोगों को कि आपका मात्र 1 MLA, आप 23 की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मात्र 1 MLA जीता आसाम के अंदर, क्या वजह थी कि उसको कैबिनेट में क्यों नहीं लिया गया? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हुसैन उसके साथ साथ एक बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मेवात दिल्ली से करीब का सबसे करीबी इलाका है जहां 4 मुस्लिम MLA आते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री उसी जगह से आए थे। अगर आप वहां कुछ करने जा रहे हैं, उस मेवात में क्या कुछ किया गया और वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने मेवात और बीजेपी ने मेवात के बारे में क्या क्या शब्द किए वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अनिला जी कह रही थी, वाकई अगर कुछ करना है, समीक्षा छोड़िए ना, अमल कीजिए। मेवात की फौरी तौर से 2 चीजों की जरूरत है। एक तो कोटला झील तो उनका पानी आना चाहिए क्योंकि वहां पानी की किल्लत सबसे ज्यादा है। दूसरा, 3 लगातार बजट के अंदर वहां पर रेलवे के एलोकेशन हुआ है जो आप कह रहे हैं, मगर उस फंड को पिछले 2 बजट से जो रिलीज नहीं किया गया। अगर कुछ करना है तो करके दिखाइए। करनी और कथनी, ये तो प्रधानमंत्री के पिछले 4 भाषण हैं। CNN के साथ उनका भाषण हमको मिल जाता है, कश्मीर की तकरीर उनकी मिल जाती है। चलिए इसका जवाब अनिला जी से ले लेते हैं। बिल्कुल करिए, अनिला जी, समीक्षा नहीं, अमल कीजिए। अनिला जी, ये जो बातें अतहर हुसैन साहब कह रहे हैं उसमें एक चीज मैं अपनी जोड़ दूं अपनी तरफ से। 2014-15 में जो आंकड़े कह रहे हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 38% जो बजट उसे मिला था उसका सिर्फ 38% ही वो खर्च कर सके, जबकि हमारे सामने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है जो ये बता रही कि जिसमें इस बात की सिफारिश की गई कि देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में 15% माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाए। ये अलग बात है कि हमारे संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता और उसमें खासतौर से मुसलमानों के लिए 10% की बात कही गई। सारे आंकड़े आपके सामने हैं, सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। यही सवाल कांग्रेस भी पूछ रही कि जब सब कुछ आपके सामने है तो पंचायत की क्या जरूरत है? किसी अमल का ऐलान होना चाहिए था कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं मुसलमानों के लिए। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आलोक जी ने कहा कि इनको पता ही नहीं है कि मैकेनिज्म क्या है। मैं उनका भी उत्तर दूंगी। मैकेनिज्म जो है वो बेहद स्पष्ट है कि वहां पर हमारे मिनिस्टर्स भी होंगे, सीनियर लीडर्स भी होंगे, डायरेक्ट संवाद होगा, डायरेक्ट डायलॉग होगा, जो उनको स्कीम्स भी बताई जाएंगी, जो परेशानियां होंगी वो नोटेड होंगी और रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, उनके पास वो पहुंचेंगी और उनको सॉल्व करने का पूरा प्रयास होगा। ये तो मैकेनिज्म है। एजेंडा, अतहर साहब ने कहा, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज में हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं और पारसी भी आते हैं, जैनिज्म भी भी आते हैं और बुद्धिस्ट भी आते हैं। जितने भी हमारी माइनॉरिटीज हैं, है ना, हम उन सबसे सीधा डायलॉग कर रहे हैं और उनकी परेशानियों को बेहतर समझकर और बेहतर कदम उठाना चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है। तीसरा, आपने कहा कि सच्चर कमेटी भी आ गई, रंगनाथन कमेटी भी आ गई और उन्होंने आरक्षण के विषय में कहा, पर वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ नहीं करता है। आपने अपना प्रश्न का उत्तर स्वयं आपने दे दिया है। अब आप ये आपके तीनों के प्रश्नों के मैंने उत्तर दे दिए हैं। और हुसैन साहब और नहीं, आप ये बताइए, आलोक साहब जो है बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद पॉजिटिव कदम के ऊपर। ये जो इनकी बेचैनी है वो केवल इसलिए है कि इन्होंने बहुत हर वक्त ये ठप्पा लगाने का प्रयास करते हैं कि हम जो हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट रहते हैं। आज इनको ये लग रहा है कि नहीं, अब तो मुस्लिम्स भी ये समझ जाएंगे कांग्रेस ने इनका उत्पीड़न किया था, अब एक ऐसी सरकार आई है केंद्र में जो इनके विषय में सीरियसली सोचेगी। 60 वर्ष जो है केंद्र में बैठ के कांग्रेस ने क्या किया? मुसलमानों का केवल उत्पीड़न किया। दुनिया भर की कमेटियां आई गई, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पहले भी थी, इन्होंने क्या किया? अच्छा, दूसरा 30 वर्ष इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी राज किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या करके दिखा दिया?
इन्होंने बिहार में क्या करके दिखा दिया, और आज ये हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज को इन्होंने वोट इस बैंक बिना पे वो सवाल बना नहीं के कर रखा, सकते कि उनको वो पहले गरीब बना हुकूमतें के करते रखा। रहे। गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इस बिना पे तो उनका अब सवाल करने आज का की हक नहीं तारीख चला में जाता। जब केंद्र की सरकार एक कदम उठा रही ठीक है अनिला जी, उसको वाकई पॉजिटिव काबिल लें। तारीफ कदम है। मैं खुद अपनी तरफ से तो ये कह रहा हूं कि एक स्वागत योग्य कदम है और हर तरफ इसकी तारीफ हो रही कि कनेक्ट करने की कम से कम कोशिश तो हो रही है। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये मैं केवल ये कहना चाहूंगा, देखिए ये कहना कि कांग्रेस का शासन 60 वर्षों तक रहा, 30 वर्षों तक रहा, अरे भाई जिस देश में सुई नहीं बनती थी हम चंद्रमा पर तक पहुंचे हैं। 35 करोड़ की आबादी आज 135 पे पहुंची है। मेरे पास पूरा वक्त नहीं है कि मैं कितनी लंबी लिस्ट बताऊं कि देश के लिए क्या हुआ है, लेकिन आज मुद्दा ये है कि पंचायत जो आप कर रहे हैं, आपको पंचायत करने की जरूरत क्यों पड़ी? मोदी साहब ने 2 बातें बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज जो है वो घृणा की वस्तु नहीं है। इसका मतलब उनके जो सरकार या उनके कार्यकर्ता उनको घृणा की वस्तु मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हम तो सबका साथ, सबका विकास। 283 सांसदों में आप एक मुस्लिम भाई को अपने साथ लेकर संसद तक नहीं पहुंच पाए, लोकसभा तक। उन्होंने कहा कि इनको अपना मानिए। इसका मतलब आप अपना नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार तो है नहीं कि जो हमें कहेंगे कि भाई आप अपना मानिए। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि मोदी साहब को समझ आ गया है कि हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब चाहिए कि नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम तरह के जो बयान आते हैं जिनका प्रभाव जम्मू कश्मीर में आज तक देखने को मिल रहा है, उस तरह के बयान बदलने चाहिए। जिस तरह का धार्मिक सौहार्द पिछले 2-2.5 वर्षों में टूटा है, मैं समझता हूं कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया के दर्शक चलिए इस बात से अलग हटके, लेकिन जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, 2007 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है सर, और उसके बाद वक्त आपके पास भी था कि आपने भी आपके सामने भी ये सवाल है कि आपने अपने वक्त में क्या किया। बहरहाल ये सवाल उठाने का हक आपका इससे चला नहीं जाता कि अब वक्त में अब मौजूदा वक्त में बहरहाल क्या किया जा रहा है। अतहर हुसैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, और एक चीज मैं उसमें जोड़ दूं, मैं उसके लिए अनिला जी के पास जाऊंगा, पहले आप अपनी बात रख लें प्लीज। देखिए 2 चीजें, पहली चीज जो अनिला जी ने कही कि साहब सरकार कोशिश कर रही है। हुसैन, सबसे अहम तरीन चीजें किसी भी सभ्य समाज, खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर शहरी की यानी नागरिक की सुरक्षा सबसे अहम होती है। उसके बाद उसकी शनाख्त होती है और फिर उसके बाद अफसर होते हैं। अगर मैं पूरे भारत पे केंद्रित नहीं कर रहा, चूंकि मेवात में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, मैं समझता हूं कि पिछले 2.5 वर्षों में और फिर लगातार जब तक खट्टर साहब की सरकार वहां बनी है, मेवात को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां हुई हैं, जिस तरीके से जो कुछ कहा गया है, ये अपने आप में मैं समझता हूं चिंता की बात है। और कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, वहां के सीएम साहब कह रहे थे। जी हाँ, वही जो कुछ यानी सीएम साहब ने जो कुछ कहा वो अपने आप में चिंता की बात है। साथ साथ में कांग्रेस से भी एक बात कहूंगा, देखिए मैं समझता हूं कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, एक सच्चाई की बात है, प्रधानमंत्री सबने अपने अपने तरीके से सिर्फ वोट बैंक ही समझा। और एक आखिरी बात जो मुझे पूरी दर्द के साथ है, इस देश में दलित हो या मुसलमान हो, किसी के साथ भी अन्याय होता है। बिल्कुल। रोहित वेमुला के लिए प्रधानमंत्री रोते हैं, राहुल गांधी भी पहुंच जाते हैं। इसी मेवात के अंदर बहुत दूर नहीं था, औरतों के साथ ज्यादती के बाद मार दिया गया। कौन से शीर्ष नेतृत्व जाते हैं, कौन लोग बात करते हैं? इसलिए राजनीति तो दोनों तरफ से की गई है। सवाल यह है कि समीक्षा सबको करने की जरूरत है, और कोई मुसलमानों को या दलितों को कमतोड़ नहीं से। भारत का संविधान इतना मजबूत है कि उसने सबको अधिकार दिए हैं, लेकिन अमल कीजिए, खाली आरोप प्रत्यारोप या समीक्षा कागज पे जो है उसे ग्राउंड पर लाने की जरूरत है। की कोशिश। अनिला जी, आप जो कह रही हैं कि कांग्रेस की आदत है ये अड़ंगा लगाने की और सवाल उठाने की, कांग्रेस की चलिए विपक्ष हैं, वो विपक्षी दल है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं आपके काम पर, ये समझ में आती है, लेकिन आपकी सहयोगी शिवसेना ने पूछ लिया आपसे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको मुसलमानों की खुशामद करने की जरूरत पड़ गई? उस पर भी आपकी तरफ से कोई अब तक जवाब नहीं आया। कुछ बातें ऐसी हुई है जिसकी वजह से बार बार ये सवाल मुसलमानों के जहन में आता है। और नहीं अगर ये शिवसेना तो हुसैन साहब, ये शिवसेना एक बार नहीं, वो बारंबार कई विषयों पे वो केंद्र सरकार के ऊपर प्रहार करती है, प्रश्न करती है। वो उनका अधिकार है, वो जो बोलना चाहे वो बिल्कुल बोलेंगे। केंद्र सरकार को जो करना है वो करेगी। और दूसरी बात, अतहर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे अच्छा भी लगा सुनकर, कि जैसे कांग्रेस के विषय में भी इन्होंने कहा है कि ये अपने आप को बहुत बड़े हिमायती दिखाते हैं मुस्लिम्स का। तो आप सीधे से देखिए ना कि अगर माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, जिसमें कि 14% हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्या 14% लेकर ये चुनाव जीत सकते थे? कभी नहीं जीत सकते थे। तो इन्होंने इनको इस्तेमाल करके और बाकी वोट बैंक हिंदूज का लेके इन्होंने अपनी राजनीति करी है। यही राजनीति मुलायम सिंह यादव जी ने की है, लालू यादव जी ने की है, मायावती जी ने की है।
सब लोग यही राजनीति करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि 14% वोट बैंक लेकर आप जो है सरकार नहीं बना सकते हैं। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों का इन पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, और जो कि अब हम नहीं होने देंगे। हम कटिबद्ध है कि इनका विकास करेंगे। और योजनाएं आप देखिए, एक से एक अच्छी योजनाएं हैं, पहले भी बनती रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बनती रही हैं, परंतु या तो वो लोगों के पास पहुंचती नहीं थी या भ्रष्टाचार के सर चढ़ जाती थी। अब यह है कि भ्रष्टाचार बंद हो चुका है, पारदर्शिता बढ़ चुकी है। तो अब जो वाकई में जो अंत्योदय जो एक आइडियोलॉजी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उसमें आप देखिए ना कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के पास जो स्कीम्स है, चाहे वो उज्ज्वला है या कोई भी ऐसी स्कीम है, चाहे जनधन योजना है, चाहे वो फसल बीमा योजना है, जो भी स्कीम्स हैं वो वहां तक पहुंचनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सीखो और जियो हो, चाहे नई मंजिल हो, चाहे उस्ताद योजना हो, वो सारी की सारी उन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव कदम है। तो ये छटपटाहट जो विरोधी दलों में है या ऐसे मुस्लिम नेता जो वोट बैंक की विपक्ष में जो होगा उसकी ये जिम्मेदारी छटपटाने की, तो उनको छटपटाने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए और आप आगे बढ़िए। बहरहाल आलोक जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं। जब मैं इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा था, उस वक्त मैंने देखा कि आप पर बहुत ही इल्जाम लगता रहा कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत करते रहे हैं, लेकिन आंकड़े उस लिहाज से तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा गया, अल्पसंख्यक तो लगातार पीछे जाते गए, बहुत फाइनेंशियली देखिए या सामाजिक हालात उनके देखिए, लगातार वो पिछड़ते रहे। तो ये तुष्टीकरण किस तरीके का था कि उनको कोई फायदा ही नहीं मिला? देखिए, मैं समझता हूं कि कहना कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम्स का तुष्टीकरण किया बिल्कुल सरासर गलत है। और ये पूरा एजेंडा बीजेपी का और आरएसएस का हमेशा से रहा है। हमने कोई भी कदम मुस्लिम भाइयों के लिए उठाया उसमें हमेशा से हिंदुओं को भड़काने का काम किया। अगर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछड़े लोगों का, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी है, उनका रिसोर्सेज के ऊपर हक है, पहला हक है, तो इन्होंने हमेशा उसको चुनावी मुद्दा बनाया। इस तरह की बात आज बीजेपी कर रही है कि साहब हमने बहुत सारी योजनाएं चला दी हैं। मैं समझता हूँ कोई योजना नहीं चलाई गई है। जो पहले की भी योजनाएं हैं, आपने तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए, मैंने भी आंकड़े दिए, उन तमाम योजनाओं को इन लोगों ने रोकने का काम किया है, उनको कहीं आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को बिल्कुल पंगु बना के साइड में रख दिया है। मैं समझता हूँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल ड्रामा कंपनी, नौटंकी कंपनी बन गई है, मोदी साहब का देश के प्रधानमंत्री होने के बाद इस तरह का बयान देना कि वोट की मंडी है, इसका मैं समझता हूँ ये तुष्टीकरण के लिए अपने आप में या समाज में किस तरह से डिवीजन किया जाए, मोदी साहब का सीधा सीधा मतलब गया है। सीधा सीधा उन्होंने एक बयान दिया है। आप देखिए, घृणा की वस्तु, अरे भाई घृणा की वस्तु अगर समझा जा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री महोदय आप कर क्या रहे हैं? आप क्यों नहीं है उसकी चीज को, वोट की मंडी को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाते हैं? आप अपने यहाँ पर 283 सांसदों में एक मुस्लिम भाई को नहीं पहुंचा पाए हैं। आप आरोप हमेशा करते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज मोदी साहब का बयान आया है और उसके पास ये नौटंकी, ठीक है, चलिए आपका हक है, आप नौटंकी कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा कदम है अगर वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अनिला जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्लीज। जी, मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि बारंबार आलोक जी जो हैं ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा है। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बात सिर्फ इतनी नहीं है, 3 लोगों को आपने टिकट दिया था सिर्फ, उसके बावजूद भी अनिला जी सिर्फ 3 लोगों को टिकट दिया था। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, हाँ, आप जो बात मैं बात दूसरी कह रही हूँ सर। मैं ये कह रही हूँ कि आलोक जी की पार्टी में से तो बारंबार बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। क्या उन लोगों ने मुस्लिम भाइयों के उत्थान में कुछ कार्य किया? नहीं किया। और जब जब ये लोग पिछड़े हैं तो कभी मुजफ्फरनगर कराया है और कभी नंदीग्राम कराया है इन लोगों ने मिलकर। जब मुजफ्फरनगर हुआ था तो केंद्र में यूपीए सरकार बैठी हुई थी कांग्रेस की, और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जो कि केंद्र में भी इनकी सहयोगी दल बनकर था। तो परंतु और मैंने वही कहा ना कि जब जब ये लोग पिछड़ने लगते हैं तब तक ये रॉयट्स का, दंगों का सहारा लेते हैं और दोष किसी और के सर पे मरने का प्रयास करते हैं। ठीक है अनिला जी, बहुत हो चुका है। आलोक जी इसका कुछ जवाब देना चाह रहे थे। फूट चुका है कांग्रेस पार्टी या समाजवादी या बीएसपी जैसे दलों। कुछ तकनीकी वजह से आलोक जी हमारे साथ लाइव नहीं हो पा रहे थे, अब इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आलोक जी हमारे साथ लाइव नहीं हो पा रहे थे, अब इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जी,
देखिए, मैं समझता हूँ रिजवी साहब, आज देश को चाहिए शांति से आगे बढ़ा जाए, केवल नौटंकी और ड्रामेबाजी, आरोप प्रत्यारोप छोड़ दिए जाएं। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मोदी साहब कर रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से आज देश के अंदर अराजकता का सा माहौल हो गया है धार्मिक सौहार्द को लेकर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे विश्वास और वैसे विकास तो समझा दिया, 3D, 4D, 5P तमाम तरह के फार्मूले आप लोगों ने समझा दिए मोदी साहब, लेकिन आपने किस दिशा में काम किया जिससे धार्मिक सौहार्द बने, आपस में भाईचारा बने? आप अभी जैसे दहलवी साहब ने भी कहा कि आसाम में एक ही विधायक मुस्लिम समुदाय से आया, उसी को मंत्री नहीं बनाया गया। कभी नहीं बनाएंगे ये लोग, कभी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर नहीं रखेंगे। आरएसएस की हिस्ट्री रही है कि दलित और मुस्लिम। चलिए आलोक जी, वक्त थोड़ा कम है अब मेरे पास। एक फाइनल कमेंट मुझे अतहर हुसैन दहलवी साहब से लेना है। बहुत छोटा सा जवाब अतहर साहब, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपके नजरिए से वो मुश्किलें क्या हैं, उनका हल क्या है? बहुत तेजी से देखिए, 3 चीजें समझता हूँ, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटी। ये मुस्लिम समुदाय में हर किसी की जरूरत है। और सरेदस मैं समझता हूँ सरकार को अगर अपना इकबाल बुलंद रखना है कि हम संवाद कर रहे हैं, तो सरेदस इनको एक ही काम करना है। 2 तो जो मैंने मेवात के ताल्लुक से कहे कि कोटला झील और रेलवे। तीसरी अहम तरीन चीज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने हलफनामा दिया है AMU को लेके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, जिसमें पूरा इल्जाम है कि संघ नहीं चाहता कि उसको अल्पसंख्यक माना जाए। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को कोझिकोड में अपने इस भ्रम को तोड़ देना चाहिए लोगों के सामने कि नहीं, जो जिसके साथ है विकास तभी होगा। इसलिए अलीगढ़ के ताल्लुक सरकार अपना हलफनामा वापस ले, तब तो लगता है एतबार की शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो तक आने के लिए। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं। देश आपके साथ खड़ा है, इस तरह का प्रोग्राम अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो देश आपके साथ खड़ा और काबिल तारीफ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका भी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे पास बहुत से आंकड़े आपको बताने के लिए, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि हमेशा से इस देश में लंबे वक्त तक हमने देखा है कि मुसलमानों को और अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक के सियासत के तौर पर ही देखा गया। और अभी प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र भी किया। ऐसे में ये प्रोग्रेस पंचायत जब अमल में आएगी, उसके बाद उसके नतीजे क्या होंगे, इसका सबको इंतजार रहेगा। लेकिन इसके नतीजे अच्छे आए, ये भी हम चाहेंगे। नमस्कार।